नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारी की। भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान की। देखेंगे कैसे केंद्रीय मंत्री के बयान पर घिरी मोदी सरकार। भारत शिखर सम्मेलन में राहुल गांधी की हुंकार को जानेंगे। बिहार में क्यों मुश्किलों से घिरा एनडीए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहलगाम हमले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले युद्ध कोई समाधान नहीं, बीजेपी इसे राजनीति से न जोड़े। महाराष्ट्र में मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान। कहा जिहादियों ने धर्म पूछकर मारी गोली, अब हिंदू भी सोचकर करे खरीदारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। कहा पीएम मोदी पहलगाम हमले को गंभीरता से नहीं ले रहे। सर्वदलीय बैठक में न आकर बिहार में रैली करने गए पीएम। जयपुर की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भीड़ ने लगाए जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भीड़ लेकर पहुंचे थे। मस्जिद कमेटी ने जारी किया वीडियो। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पहलगाम हमले के बाद से ही भारतीयों के अंदर का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं और संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि सरकार की तरफ से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सैन्य विकल्प पर विचार तेज हो चुका है। तो क्या है भारत की तैयारी जिससे घबराया हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत के तेवर बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे और अब उनके वीजा रद्द किए जा रहे हैं। 27 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी 14 कैटेगरी के वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सार्क वीजा रखने वालों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ देना है और अराइवल वीजा व्यापार, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक और तीर्थ यात्री श्रेणी के वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। इसके साथ ही पूरे देश में पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को खोजने का अभियान तेज हो गया है। गृह मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो पाकिस्तान के नागरिकों को चिन्हित करें और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दें। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी भी तेज कर दी है। राजस्थान में भी पाक बॉर्डर पर सेना अलर्ट पर है। जैसलमेर से सटी पाक सीमा पर स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंक के साथ सेना ने युद्धाभ्यास किया। रेत के धोरों पर अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत दिखाई। बीएसएफ ने भी बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। वायुसेना भी युद्ध की तैयारी में जुट गई है। राफेल और सुखोई विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस बीच सरकार की तरफ से मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें सेना की मूवमेंट से जुड़ी किसी भी तरह की वीडियो या जानकारी प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है। सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशों के बाद युद्ध के संकेत भी साफ मिलने लगे हैं। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वालों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। शोपिया, कुलगाम और पुलवामा में आतंकियों के घरों को निशाना बनाया गया है। आदिल ठोकर और उसके साथी एहसान शेख के घर को बम से उड़ा दिया गया। एक दिन पहले भी 2 आतंकियों के घर को बुलडोजर से चकनाचूर कर दिया गया था। एहसान को लेकर तो कहा जा रहा है कि वो लश्कर का सदस्य है, पहले भी कई हमलों में शामिल रहा है। पहलगाम मामले में भारत के सख्त तेवर से पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी संगठन में बेचैनी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से बचने के लिए अपने मित्रों की शरण में जा रहा है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को मदद भी भेजी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को यह एहसास है कि सैन्य टकराव में वो भारत का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो शांति की अपील कर रहा है। साथ ही भारत को धमकी भी देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच भारत का भी एक्शन तेज हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का डर पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी संगठनों के अंदर दिखने लगा है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। टीआरएफ के प्रवक्ता ने कहा कि हमले में हमारा संगठन शामिल नहीं था। इस मामले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराना गलत और जल्दबाजी है, जबकि पहले टीआरएफ की तरफ से ही हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। इस मामले को लेकर टीआरएफ ने कहा कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट भारतीयों ने हैक कर लिया है। इस बीच एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने तमाम आतंकियों को सेफ हाउस में भेज दिया है, लेकिन उसकी चिंता खत्म होते नहीं दिख रही है। इस बीच ईरान और सऊदी अरब की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन भारत की तरफ से इसे लेकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। इस बीच सिंधु जल समझौता निलंबित किए जाने के भारत के ऐलान का असर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो ब्लेम गेम है। इस मसले पर हर तरह की जांच के लिए हम तैयार हैं।
साथ में उन्होंने धमकी भरे अंदाज में ये कहा कि हमारी सेना जंग के लिए तैयार है और किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। सिंधु जल समझौते को लेकर शहबाज शरीफ ने धमकी दी कि अगर पानी रोकने की कोशिश की तो इसका पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान को इस मामले में चीन की भी मदद मिल रही है। चीन ने हवा से हवा में मार करने वाली 100 PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान को सौंपी है। पाकिस्तान की तरफ से LOC पर सेना को बढ़ा दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान को भारतीय हमले का डर सता रहा है। पहलगाम हमले को लेकर देश विदेश में चर्चा तेज है। इसे लेकर सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने खुद सुरक्षा में चूक होने की बात स्वीकार की थी, लेकिन अब मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने देश की जनता को ही इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जब तक देश के लोगों में देशभक्ति नहीं जागेगी तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पीयूष गोयल के इस बयान को लेकर विवाद गर्मा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जब तक देश के 140 करोड़ लोगों में देशभक्ति नहीं जागेगी तब तक पहलगाम जैसे हमले होते रहेंगे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर पीयूष गोयल की जमकर किरकिरी हो रही है। पीयूष गोयल यह बयान देते ही विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पीयूष गोयल ने कहा था, जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। अब केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, मोदी के मंत्री का साफ कहना है कि भारत के लोगों की वजह से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वो देशभक्त नहीं है। कहां सरकार को अपनी चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उल्टा मोदी के मंत्री आतंकी हमले का ठीकरा जनता पर ही फोड़ रहे हैं, जनता को ही देशद्रोही बताने में लगे हैं। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 4 दिन में किस नेता ने क्या किया या कहा। उन्होंने लिखा, राहुल जी घायलों से मिलने कश्मीर गए, मोदी जी चुनाव प्रचार करने बिहार गए। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला। कांग्रेस ने सरकार से पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देने को कहा। बीजेपी ने इस हमले के लिए देशवासियों में देशभक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहरा दिया। मोदी के मंत्री के बयान और विपक्ष के आरोपों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा और खुफिया तंत्र की नाकामी के लिए देश की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि यह बयान बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब देश संकट में हो तब सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए, न कि जनता को दोष देना चाहिए। बीजेपी नेताओं पर असंवेदनशील होने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय मोदी सरकार इस पर भी राजनीति कर रही है। वहीं राहुल गांधी सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद ने वैश्विक न्याय को लेकर बात कही, साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना में भारत शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। यहां राहुल ने मौजूदा राजनीतिक माहौल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति विपक्ष को कुचलने और मीडिया से समझौता करने की है। इस दौरान राहुल ने अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें लोगों की बात सुनने की अहमियत समझ आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष क्रोध, भय और घृणा में उलझा है, लेकिन कांग्रेस का फायदा लोगों को गहराई से सुनने में है। राहुल ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्होंने बोलना कम और सुनना ज्यादा शुरू किया, जिससे उन्हें संवाद का नया तरीका मिला। इस दौरान राहुल ने मोहब्बत की दुकान का मतलब भी समझाया। On the yatra, we got a slogan. The slogan in Hindi is "नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान," which people who understand Hindi will speak, will translate. But what it basically means is that in a marketplace of hatred, you are opening a shop of love. राहुल ने आगे कहा कि उनके विरोधी सुनना नहीं जानते, क्योंकि वो पहले से ही सभी जवाब जानने का दावा करते हैं। राहुल ने जोर देकर कहा कि असल में देश की जनता ही जानती है कि करना क्या है और नेताओं को उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, इससे जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ सकती है, तो चुनौतियां बिहार में भी मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में खींचतान देखी जा रही है। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने तो पहले ही एनडीए से किनारा कर लिया था और अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है।
तो कैसे बिहार चुनाव से पहले मुश्किलों से घिरा एनडीए, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में बड़े फेरबदल होने के संकेत मिलते दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में महागठबंधन आरएलजेपी को कुछ सीटें दे सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हालांकि आरएलजेपी ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के मतदाता आधार में सेंध लगाने में सफल होंगे, खासकर पासवान समुदाय के सदस्यों के बीच। पारस को अपने पाले में शामिल करके आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों वाला महागठबंधन एनडीए के साथ अंतर को कम करना चाहता है। वहीं पशुपति कुमार पारस की नजरें इस वक्त आरक्षित सीटों पर है। बिहार विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इन सीटों की कुल संख्या लगभग 38 है। इन सीटों पर दबदबा कायम करने के लिए चाचा भतीजा आतुर दिख रहे हैं। पशुपति कुमार पारस के लिए अब राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, तो वहीं पशुपति कुमार पारस अपना अस्तित्व बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। और अगर पशुपति सच में इंडिया में शामिल होते हैं तो चिराग पासवान को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच मुकेश सहनी ने भी बड़ा बयान दिया है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो दिखावा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए में जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी गरीबों की पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लेकिन बीजेपी जानती है कि मुकेश सहनी के बिना वे हार जाएंगे, इसलिए वे वीआईपी पार्टी को अपने साथ लाना चाहते हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने ही वीआईपी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की थी। ऐसे में मुकेश सहनी बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। महागठबंधन मजबूत हो रहा है तो एनडीए कमजोर होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दिया, जहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर सीएम पद पर अपना दावा ठोका है। पहले से ही शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे और राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। इन हालात में शिंदे के बयान ने हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच खटपट की खबरें एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुद को राज्य का सीएम बताया है। शिंदे का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच आपसी कलह की खबरें चर्चाओं में हैं। शिंदे सीएम पद न मिलने की वजह से नाराज बताई जा रही हैं। शिंदे के सीएम न बनने से उनकी पार्टी में असंतोष साफ जाहिर होता रहता है और शिंदे की मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश कभी भी किसी से छुपी नहीं है। वो तो चुनाव के बाद सिर्फ 6 महीने और सीएम रहने के इच्छुक थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस मांग को कबूल नहीं किया। इसका दर्द शिंदे को रह रहकर होता रहता है और उनकी नाराजगी समय समय पर दिखाई भी देती है। और अब शिंदे ने जो बयान दिया है, माना जा रहा है कि शिंदे का ये बयान उनकी पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करने और अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए है। जानकारों का मानना है कि शिंदे का बयान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश है कि वो सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। महानगर पालिका और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर शिंदे और फडणवीस के बीच रणनीतिक मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। शिंदे जहां अपनी शिवसेना को मजबूत करने के लिए एक्टिव दिखाई दे रही हैं, तो वहीं फडणवीस बीजेपी की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या महायुति गठबंधन टूट जाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र में सियासत उफान पर है तो वेटिकन सिटी शोक में डूबी हुई है। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहे। 26 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक कई हस्तियां इस दौरान वहां मौजूद रहीं। सारे रस्मो रिवाज के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को वेटिकन सिटी में अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार रोमन कैथोलिक चर्च की प्राचीन परंपराओं और वेटिकन के रीति रिवाजों के साथ किया गया, लेकिन उन्हें वेटिकन में नहीं बल्कि पोप की इच्छा के मुताबिक रोम के सांता मारिया मैगियोरे बेसिलिका में दफनाया गया। बीते 11 सालों में ये पहले पोप हैं जिन्हें वेटिकन के बाहर दफनाया गया है। 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था, जिसके बाद से पूरा ईसाई समुदाय शोक में डूबा हुआ है। बीते 3 दिन से उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया था। अंतिम संस्कार के लिए उनके शव को सेंट पीटर्स बेसिलिका से निकालकर सेंट पीटर्स स्क्वायर में रखा गया था, जहां प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जुटे। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। अंतिम संस्कार के लिए भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई,
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी सेंट पीटर स्क्वायर में मौजूद रहे। पोप फ्रांसिस की प्रार्थना सभा के बाद प्रभु भोज के तौर पर सभी को ब्रेड का टुकड़ा खिलाया गया। यीशु के शरीर का अंश मानकर इसका सेवन किया जाता है। इस दौरान कार्डिनल जियोवानी बतिस्ता रे ने कहा कि पोप फ्रांसिस का मानना था कि चर्च सभी के लिए ऐसा घर है जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। चर्च ऐसी जगह है जो हर व्यक्ति को अपना सके, चाहे उसकी आस्था या स्थिति कुछ भी हो, और उनके घावों को भर सके। उनके विदाई समारोह में ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया। पोप के जाने के बाद वेटिकन सिटी में 9 दिन तक शोक मनाया जाएगा, तो भारत में भी 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसी के चलते भारतीय झंडा भी झुका दिया गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पहलगाम की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पहलगाम पीड़ितों को 2 मिनट का मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस मामले पर इससे पहले ही लगातार जिम्मेदार सरकार, मीडिया और तमाम एजेंसियां अपना मौन धारण की हुई हैं। अब देखना यह है कि कब तक ये मौन जारी रहेगा। वैसे तो मिलोड देश को भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप अपना भी मौन इस मामले पर तोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।